दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका में। तो इसे एक माइंड मैप के थ्रू हम लोग जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है उसे हम लोग पूरा करेंगे। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं कि कोशिका के बारे में कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी हैं। तो कोशिका के बारे में पढ़ने के लिए हम लोगों ने जिन टॉपिक को लिया है उसमें सबसे पहला है खोज और इतिहास, दूसरा है कोशिका की संरचनात्मक संगठन, उसके बाद कोशिका विभाजन, कोशिकाएं प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे और मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं के कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है खोज और इतिहास। खोज और इतिहास में आइए तो हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका को खोजा था। और ये किस से संबंधित है? तो कॉर्क में छोटे प्रकोष्ठ के रूप में इन्होंने कोशिका को खोजा था। उसके बाद ल्यूवेनहॉक जो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवित कोशिकाएं जो तालाब के जल में खोजा था। इसके बाद जब कोशिका की खोज हो गई तो कोशिका में केंद्रक जो महत्वपूर्ण अंगक है कोशिका का, तो उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इनके बाद जीव द्रव्य जो नाम दिया वो थे J.E. पुरकिंजे, जो 1839 में उन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया। इसके बाद कोशिका सिद्धांत की खोज हुई और इसके खोजकर्ता थे M. स्लाइडेन और T. स्वान। इन्होंने कोशिकीय सिद्धांत की खोज की कि सभी जो जीवित जीव हैं, प्राणी हैं, वो सभी कोशिकाओं से बने होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जंतु हो, सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। और इसके बाद इससे और अधिक खोज हुई और विर्चो जिन्होंने 1855 ईस्वी में उन्होंने यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई और जो कोशिका की जटिल संरचना है उसका अध्ययन संभव हुआ और इसके जो विभिन्न अंगक हैं जो आप बारी बारी से पढ़ेंगे उसकी खोज हुई। तो हमने क्या देखा कि कोशिका से संबंधित किस प्रकार खोज हुए। सबसे पहले कोशिका की खोज हुई रॉबर्ट हुक के द्वारा, फिर जीवित कोशिकाओं की खोज हुई, फिर कोशिका में केंद्रक की खोज हुई, जीव द्रव्य की खोज हुई, उसके बाद कोशिकीय सिद्धांत की खोज हुई, फिर विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तब जा कर के कोशिका की जटिल संरचनाओं का अध्ययन संभव हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हीं कोशिका की संरचनात्मक संगठन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो कोशिकीय संरचना की जो सबसे मौलिक संरचना होती है उसमें होती है प्लाज्मा झिल्ली। इसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। अब पादप कोशिकाओं के बारे में बात करें तो कोशिका भित्ति होती है, फिर केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका अंगक। तो बारी बारी से हम लोग इसे फिर से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली के विषय में। ये प्लाज्मा झिल्ली होता क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहरी परत होती है, किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। उसके बाद इसके विषय में यह भी है कि घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। घटक का अर्थ हुआ कि कोशिका के भीतर के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनका बाहरी पर्यावरण से उनसे क्या करती है कि बाहरी पर्यावरण के प्रभाव को वो रोकती है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली ये है कि बाहरी पर्यावरण से उसको अलग करती है घटकों को। उसके बाद क्या है कि पदार्थों की गति को नियंत्रित करते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का अर्थ यह हुआ कि कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे अंदर बाहर कर सकती है, सभी चीज़ें नहीं। ये क्रिया जो है विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का आदान प्रदान इसी के माध्यम से होता है, ठीक है। और इसमें जल की गति अगर देखें तो जल की गति होती है परासरण की क्रिया द्वारा, ठीक है। और परासरण क्या है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो तीन तरह के परासरी जो विलयन होते हैं उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि अगर परासरी विलयन है, इसमें एक होता है अल्प परासरी दाबी विलयन, दूसरा है सम परासरी विलयन और एक होता है अति परासरी दाबी विलयन। तो ये होती हैं और इसमें एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि किसी भी कोशिका को अगर अल्प परासरी दाबी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा, ये आपसे प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है। तो अल्प परासरी अर्थात हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसमें अगर डाला जाए तो कोशिका फूल जाती है। सम परासरी विलयन में डाला जाए तो कोशिका पर कोई गति कोशिका में नहीं होती है। वहीं अगर अति परासरी विलयन में अगर हम डालें तो कोशिका सिकुड़ जाती है, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर डाला जाए तो कोशिका सिकुड़ जाती है। तो
फिर आगे बढ़ते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली आखिर बनी किसकी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और लचीलापन इसमें होता है एंडोसाइटोसिस द्वारा। जो अमीबा में अमीबा जो भोजन ग्रहण करती है अमीबा, तो एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करती है भोजन। तो ये एंडोसाइटोसिस की क्रिया जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही संपन्न होती है। तो आपने देखा कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है, यह सबसे बाहरी परत है। ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। विसरण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है और परासरण द्वारा जल की गति इसमें होती है। हमने यह भी देखा कि परासरण की क्रिया कि अगर हम कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखें तो कोशिका फूल जाती है, सम परासरी विलयन में डालेंगे तो किसी प्रकार की गति नहीं होती है, और अति परासरी विलयन में डालें तो कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसे हमने देखा प्लाज्मा झिल्ली। और इसमें लचीलापन का भी गुण होता है। तो इस गुण को हम लोग कहाँ स्पष्टतः देखते हैं, तो अमीबा में देखते हैं, जहाँ पर एंडोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा गति के द्वारा वो भोजन अपना ग्रहण करती है। तो ये हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली को देखा। अब आगे बढ़ते हैं और प्लाज्मा झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति की तरफ आते हैं। तो कोशिका भित्ति जैसा कि आपको पता है कि यह केवल पादप कोशिकाओं में होती है, और ये ऐसा नहीं है केवल कि पादप कोशिकाओं में केवल प्लाज्मा भित्ति ही होती है, कोशिका भित्ति ही होती है। कोशिका भित्ति तो पादप में होती ही है, साथ में प्लाज्मा झिल्ली भी होती है। तो ये है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही होती है। और ये किससे बनी होती है, तो मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कि संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति क्या करती है, पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। यही कारण है कि जो मनुष्य या जो जंतु है उसका शरीर किसी भी वातावरण के प्रभाव से तुरंत प्रभावी हो जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति जैसी कठोर संरचना नहीं होती है। लेकिन वृक्ष प्रत्येक मौसम में अपने आप को बना करके रखते हैं। तो इसका यह कारण है क्योंकि उनका शरीर का जो बाहरी परत होता है, बाहरी आवरण होता है कोशिका का, उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो ये क्या है, ये संरचनात्मक दृढ़ता भी प्रदान करती है कोशिका भित्ति। जीव द्रव संकुचन भी इसमें होता है। परासरण द्वारा पानी की हानि हम लोग देखते हैं कि इसमें पानी की हानि नहीं होती है, जैसा कि कोशिका झिल्ली जहाँ पर हो केवल वहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। उसके बाद है कि पौधों, कवक और बैक्टीरिया को कम तनु विलयन में जीवित रहने में मदद करती है। तो ये है कोशिका भित्ति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कोशिकीय संरचनात्मक का एक महत्वपूर्ण संगठन जो है उसमें से केंद्रक भी है। तो केंद्रक के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है कि आमतौर पर यह केंद्रक को देखते हैं कि आमतौर पर गहरे रंग की गोलाकार अंडाकार जैसी संरचना इसमें होती है। उसके बाद है कि केंद्रक झिल्ली से यह घिरी होती है। ऐसा नहीं है कि एक तो झिल्ली कोशिका को घेरे रखती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और दूसरी झिल्ली केंद्रक झिल्ली भी होती है। ठीक है, और यह केंद्रक झिल्ली क्या होती है, दोहरी परत होती है, छिद्रित होती है। उसके बाद है कि कोशिका विभाजन में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। केंद्रक की भूमिका कोशिका विकास और परिपक्व निर्धारित करता है, रासायनिक क्रियाओं को निर्देशित करता है, और क्रोमोसोम जो होता है, जो किसी भी प्राणी का आनुवांशिक लक्षण हम लोग देखते हैं, तो क्रोमोसोम एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, एक कंपोनेंट है, अवयव है जो केंद्रक में पाया जाता है। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, तो वो भी केंद्रक में ही पाया जाता है। तो इसके बाद है डीएनए अणु, कोशिका निर्माण और संगठन की जानकारी भी इसमें होती है। जीन जो डीएनए का क्रियात्मक खंड है वो भी इसी में देखते हैं, और क्रोमेटिन पदार्थ अविभाजित कोशिका में हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्रोमोसोम के बारे में देख लें कि क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय यह छड़ाकार हो जाती है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय इसकी लंबाई छड़ाकार हो जाती है। आनुवांशिक गुण डीएनए के रूप में इसमें स्टोर होता है, और क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम के पास अपना एक डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। तो ये हमने क्रोमोसोम के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं, कोशिका द्रव्य को देखें। कोशिका द्रव्य के बारे में क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य का अर्थ क्या हुआ, कोशिका द्रव्य का मतलब यह हुआ कि अगर कोशिकीय संरचना में बाहर प्लाज्मा झिल्ली है तो उसको छोड़ करके जो जीव द्रव्य का भाग होता है और केंद्रक का भाग है, दोनों मिला करके हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य क्या होता है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ है, विशिष्ट कोशिका संगठन है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य बनाते हैं। ठीक है, तो ये है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। ठीक है, आगे है कोशिका द्रव्य से आगे हम लोग देखते हैं कोशिका अंगक के बारे में। तो कई सारे अंगक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये अंगक है झिल्ली युक्त छोटी संरचना, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को अलग रखते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जो झिल्ली छोटी संरचनाएं होती है, ये कोशिका अंगक, और विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में ये भाग लेते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले ईआर के बारे में जानते हैं। अंतर्द्रवी जालिका ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में जानते हैं।
तो यह क्या है कि यह है झिल्ली युक्त नलिकाओं और सीट का एक तंत्र है। ER यह प्लाज्मा झिल्ली के समान जो है, दिखने में प्लाज्मा झिल्ली के समान ही संरचना होती है और ये दो प्रकार की होती है, खुरदुरी और चिकनी। खुरदुरी जिसे RER बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार के होते हैं। और ये ER है क्या, तो पदार्थों के परिवहन के लिए एक नलिका तंत्र है, एक परिवहन का कार्य करता है पदार्थों के परिवहन के लिए, और कोशिका द्रव्य ढांचे का यह कार्य करती है। तो हम लोग यह देखते हैं कि RER का कार्य क्या होता है और ये होती किस प्रकार की संरचना होती है। तो देखिए, खुरदुरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें अब जब आप चित्र देखिएगा तो उसमें स्पष्ट होगा, ACR उसके ऊपर एक राइबोसोम लगा होता है, जिसमें राइबोसोम लगा होता है वह RER कहलाता है, रफ हो जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि रफ इसलिए है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है और प्रोटीन को अन्य भागों में भेजने का काम करता है। ये खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, तो ये इसलिए होती है कि वसा और लिपिड अणु बनाने में यह मदद करती है, और झिल्ली जीवात जनन इसमें होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है विषाक्त पदार्थों और दवाओं का विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन जिसे कहा जाता है कशेरुकी यकृत कोशिकाओं में, तो यह SER से होता है। तो आपको यह याद रखना है, ये दो बातें हैं जो RER के बारे में कि इसमें राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण काम करती है, और ACR के बारे में कि यह वसा और लिपिड अणु बनाने में मदद करती है, और डिटॉक्सिफिकेशन जो है इसका काम होता है विषाक्त पदार्थों और दवाओं का विषहरण करने का काम यह SER करती है। अब क्या है, अब हम लोग आगे बढ़े, ये तो ER के बारे में है। अब गोल्जी उपकरण के बारे में, प्रमुख अंगक है गोल्जी उपकरण, इसके बारे में देख लेते हैं। तो गोल्जी उपकरण आखिर है क्या, तो देखिए सबसे पहले कि कैमिलो गोल्जी ने इसे वर्णित किया था, इन्हीं के नाम पर इसे गोल्जी अपैरेटस बोला जाता है। तो कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित किया गया है। और ये होता है क्या, तो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है, झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का तंत्र होता है। समांतर रूप से यह सजी होती है। जब आप चित्र देखिएगा तो एकदम आप क्लियर हो जाएगा कि समांतर रूप से सजी रहती है ये। उसके बाद है कि ER झिल्लियों से संपर्क इसका रहता है। ER झिल्ली से संपर्क इसलिए रहता है कि जब पदार्थ बन जाएगा तो बने पदार्थों का संचयन करना, संचयन का मतलब क्या होता है कि उसे स्टोर करना, रूपांतरण करना, रूपांतरण का मतलब क्या होता है उसे बदलना, और पैकेजिंग करना। तो ये बने पदार्थों का संचयन करना, रूपांतरण करना, पैकेजिंग करना, ये गोल्जी उपकरण का ही कार्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका, इसे आप जरूर याद रखें कि आपसे प्रश्न सीधे तौर पर ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जो बना पदार्थ है उसका संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग का काम करता है, तो यह जो है गोल्जी उपकरण है। ठीक है, इसमें क्या है कि गोल्जी उपकरण का कार्य है कि सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और लाइसोसोम का निर्माण जो है इसमें होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है गोल्जी उपकरण। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। लाइसोसोम क्या है, तो झिल्ली से घिरी संरचना होती है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं, RER द्वारा निर्मित इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कहाँ निर्मित होते हैं, RER में और लाइसोसोम में होते हैं। ठीक है, तो इसको कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र इसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है कि बाहरी पदार्थ और टूटे अंगकों को यह पचा देता है, स्वयं फूट करके यह बाहरी पदार्थ और टूटे अंगकों को पचा देता है। तो इस प्रकार से इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो इसे लाइसोसोम को एक बार और फिर से देख ले कि झिल्ली से घिरी संरचना होती है, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कहाँ निर्मित होते हैं, RER में। इसे कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बाहरी पदार्थों और टूटे अंगकों को यह पचाता है, और इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया आखिर है क्या, तो आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, दोहरी झिल्ली की। आप देख रहे हैं कि जितने भी अंगक है वे सभी झिल्ली से घिरी होती है। और झिल्ली से घिरे होने का यही मतलब है कि उनकी एक प्रॉपर संरचना होती है। अगर झिल्ली से घिरी नहीं रहेगी तो वह संरचना जो है बिखर जाएगी, इसीलिए। और यह काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि कोशिका का बिजली घर है। यह दोहरी झिल्ली से बनी होती है, बाहरी झिल्ली जो होती है उसकी छिद्रित होती है, इसलिए आप याद रखिएगा दोहरी झिल्ली से बनी होती है, और जो बाहरी झिल्ली होती है वह छिद्रित होती है, उसमें छेद होता है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होता है, और वलित होने का कारण क्या है, वलित होने के कारण ATP निर्माण क्षेत्र को बढ़ाती है, क्योंकि आपको पता है कि ATP जो है, ATP का जो उद्गम स्थल है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। तो भीतरी झिल्ली बहुत, देखिए दो बातें हैं, इस सभी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यह दोहरी झिल्ली से बनी होती है, बाहरी झिल्ली जो होती है वो छिद्रित होती है, और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। क्यों वलित होती है, क्योंकि ATP निर्माण क्षेत्र को वह बढ़ाती है। ठीक है, और ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, कभी कभी
एग्जाम में सीधे तौर पर एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है छोटे मोटे एग्जाम में, तो आप इसे याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यह माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आपसे यह पूछा जाए कि ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, तो एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एटीपी क्या है? कोशिका का जो एनर्जी है, कोशिका की जो ऊर्जा है वो एटीपी है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। मतलब ये कह सकते हैं कोशिका के भीतर की कोशिका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक तरह से कोशिका के सभी गुण पाए जाते हैं, इनमें अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि अपना डीएनए और अपना राइबोसोम वाला एक अंगक बताइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आप जानेंगे। उसके बाद है कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ये कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो स्वयं भी बनाते हैं, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्लास्टिड के बारे में चलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, अगर किताब आपने रीडिंग दी होगी तो आपको पता होगा कि यह प्लास्टिड जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, ठीक है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और दो प्रकार की है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एक होता है रंगीन और दूसरा होता है रंगहीन, ठीक है। क्रोमा से आप याद रखिएगा रंगीन, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दो प्रकार की होती है। फिर भीतरी संरचना झिल्ली वाली परतें होती है, स्ट्रामा में स्थित होती है। भीतरी जो रचना होती है प्लास्टिड की वो झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रामा में स्थित होती है, और बाहरी रचना वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। तो कहा जा सकता है कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया किस मामले में समान गुण रखते हैं, तो दोनों के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है, ठीक है। तो हम लोग यह भी देख लेते हैं कि आखिर क्रोमोप्लास्ट है तो क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली है क्या। तो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल वाले जो होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। आप ध्यान से देखें, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के भीतर में क्लोरोफिल वाले को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें, और हरे रंग के अलावा पीले नारंगी वर्णक भी होते हैं इसमें क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। तो अगर रंगीन हो तो वे क्रोमोप्लास्ट की संज्ञा पाते हैं। वहीं अगर बात करें कि ल्यूकोप्लास्ट की, तो इनका प्राथमिक कार्य क्या है? संचय करना, मतलब जमा करना। स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ यहाँ ये संचित करते हैं। पौधे क्या करते हैं कि इसमें, क्योंकि पौधों की ही बात हो रही है, तो स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ ल्यूकोप्लास्ट में संचित होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा प्लास्टिड के बारे में, जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। भीतरी संरचना को भी हम लोगों ने देखा कि झिल्ली वाली परतें होती है। बाहरी जो संरचना होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है, जिसमें अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं रसधानी के विषय में। रसधानियाँ क्या होती है? तो रसधानियाँ क्या होती है कि ठोस या तरल पदार्थों की संग्राहक थैली होती है, ठीक है। आप कोई भी कोशिका में आप देखिए तो ठोस या तरल पदार्थों की एक संग्राहक थैली होती है। संग्राहक का मतलब होता है जमा करने वाली थैली। जंतु कोशिका में छोटी होती है, या अंतर, जब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर करना होता है तो इस अंतर में हम यह भी लिखते हैं कि जंतु कोशिकाओं की रसधानियाँ छोटी होती है और पादप कोशिकाओं की रसधानियाँ बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं में यह बहुत बड़ी होती है। आयतन का लगभग 50 से 90% भाग पादप कोशिकाओं में ये रसधानी ही छेक लेती है, घेर लेती है। पादप रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। पादप रसधानियों में क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य, ऐसे खाली नहीं होती है। कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करने का काम जो है वो रसधानियों का है, ठीक है। और यही कारण है कि पादप कोशिकाएं जो होती है वो कठोर होती है, क्योंकि उनमें रसधानी अधिक होती है। महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय भी रसधानियाँ करती है, जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, इन सभी का संचय भी रसधानियाँ करती है। और अमीबा में खाद्य रसधानी होती है, ठीक है। आप जब अमीबा को पढ़िएगा वहाँ पर जब पोषण अगर अध्याय हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ ज़रूर देखेंगे इसके बारे में। कुछ एक कोशिकीय जीवों में अतिरिक्त जल और अपशिष्ट जो है बाहर भी निकलती है। तो मोटे तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि रसधानी क्या है, तो एक बीज का भाग है, कोशिका के बीज का खाली भाग है, जिसमें कई प्रकार के पदार्थ संचित रहते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन इत्यादि। जंतु कोशिका में यह छोटी होती है, पादप कोशिका में यह बड़ी होती है। तो यही है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि कोशिका अंगकों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब क्या है कि, तो ये हुई अभी तक कोशिकीय संरचना के विषय में। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन, ये क्या है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को हम लोग देखेंगे। कोशिका विभाजन क्या है कि जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं, नाम से स्पष्ट है कोशिका का विभाजन, अर्थात कोशिका जब विभाजित होगी तो 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार से नई नई कोशिकाएं बनेंगी। उसके बाद क्या है कि पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, मतलब जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं उसके जगह पर जो नई कोशिकाएं हैं, जो कोशिका विभाजन होगा तब इस तरह की बातें होंगी कि जीवधारियों का अगर नया विकास करना है तो उसमें कोशिका विभाजन का होना जरूरी है। और एक ज़रूरी बात यह भी है कि प्रजनन हेतु युग्मक,
इसमें दो तरह की बातें हम लोग देखते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समसूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस कहा जाता है, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मियोसिस कहा जाता है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसे देखते हैं। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है, केवल बढ़ती है, ठीक है। एक मातृ कोशिका से दो समरूप संतति कोशिकाएं निकलती है, ठीक है। एक मातृ कोशिका से दो समरूप माने बराबर संतति कोशिकाएं निकलती है एक मातृ कोशिका से। फिर क्या है कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के ही समान होती है, ठीक है। जीवों में वृद्धि और उत्तकों की मरम्मत में यह सहायता करता है। तो ये हुआ समसूत्री विभाजन। अब मियोसिस क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो यह क्या है कि प्रजनन अंगों उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होती है। ये क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। दो विभाजन होते हैं, एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं निकलती है। नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की आधी होती है। तो ये है अर्धसूत्री या मियोसिस। और माइटोसिस में क्या देखें हम लोगों ने कि मातृ कोशिका में जो समरूप संतति कोशिका बनती है, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह मातृ कोशिका के ही समान होती है। तो ये था कोशिका विभाजन। अब हम लोग देखते हैं कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि कोशिका के कौन कौन से प्रकार हैं। तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। एक जीवों के प्रकार, एक्चुअली लिखना ये चाहिए कि जीवों के कोशिका के आधार पर जीवों के 2 प्रकार होते हैं। एक एकल कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। और कवक, पादप, जंतु, ये सभी क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। तो कोशिका के ये प्रकार हुए कि जंतु के प्रकार कोशिका के आधार पर। अब यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखें, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो आकार इसका छोटा होता है, ठीक है। प्रायः आकार जो होता है वो एक माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है इसका आकार। केंद्रकीय जो क्षेत्र होता है वो अस्पष्ट होता है, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं इसमें होती है। केंद्रकाय की बात करें, केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है केंद्रकाय के रूप में। अब एक क्रोमोसोम उसमें होता है। झिल्ली युक्त अंगक जो है नहीं होता है। जितने भी झिल्ली युक्त अंगक होते हैं उसमें नहीं होते हैं। कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा इसमें कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पोटिका के साथ इसमें होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो काफ़ी छोटी होती है, इसका आकार काफ़ी छोटा होता है और इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। और अगर हम वहीं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो कंप्लीट कोशिका यह होती है। तो इसका आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। केंद्रकीय क्षेत्र होते हैं वो सुस्पष्ट होते हैं। केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। क्रोमोसोम 1 से अधिक होता है। झिल्ली युक्त अंगक जो है सभी अंगक उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ये पादप की बात हो रही है, हालांकि यूकैरियोटिक कोशिका पादप का भी हो सकता है और जंतु का भी हो सकता है। तो ये है। अब हम लोग देखते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस के बारे में एक परिचय मात्र है कि किसी भी प्रकार की झिल्ली इसमें नहीं होती है। जीवित के गुण तब तक नहीं जब तक जीवित शरीर में प्रवेश न करे। मतलब कि विषाणु का, वायरस का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक कि वह किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आए। अर्थात जब तक वो जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आएगा तब तक उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर बहुगुणन करते हैं। तो ये क्षमता होती है वायरस की, ठीक है, कि कोशिका के मशीनरी का इस्तेमाल करके वो बहुगुणन करते हैं। इसीलिए वायरस काफ़ी खतरनाक भी होता है। अगर हम बीमारी के दृष्टिकोण से देखें, जब हम बीमारी वाला चैप्टर करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी खतरनाक बीमारी है वो सब वायरस से ही संबंधित है। और अब देखें कि मनुष्य के शरीर की कोशिकाएँ, मनुष्य के शरीर की कोशिकाएँ तो तंत्रिका कोशिका, वसा कोशिका, अस्थि कोशिका, चिकनी पेशी की कोशिका, रुधिर कोशिकाएं, अंडाणु, शुक्राणु, ये सभी क्या है? ये सभी मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं हैं जो आपको बारी बारी से जब आप इन सभी चीज़ों का जब हम तंत्र पढ़ाएंगे, संबंधित तंत्र, तो वहाँ आप इसके जो कार्य हैं वो वहाँ आप देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह जो अध्याय था जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, इसे पूरा किया। तो आशा है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा अभी तक जो भी हमने बताया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो मैं और बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट ज़रूर करें और सुझाव कुछ दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।